हेलो मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले, मेरे सफ़ेद। मैं दीपक सर, एक्स फैकल्टी मोशन एजुकेशन, IIT JEE एडवांस, यही सब मैं पढ़ाता था वहाँ पे। तो स्टार्ट तो हमने चैनल कर दिया। हमने आज हीट 1 के 10 लेक्चर को लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट होते हैं और आज का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आज पढ़ाया जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। तो आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, और दूसरा इसी में है एमिसिविटी ऑफ बॉडी। एक डिफिनेशन है ई। एंड थर्ड होगा इस स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन से। आज का लेक्चर थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आई थिंक आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप नोट बना लीजिएगा। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन से पहले हम आपको जो पढ़ा चुके हैं, प्रोवेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये बताया कि अगर कोई बॉडी है 0 केल्विन पे है या उससे ऊपर जा रही है, तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी का रेडिएशन करेगी और एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है वो सराउंडिंग में किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एनवायरनमेंट में है, उस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है या 0 केल्विन पे है, तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी को ऑब्जॉर्व यानी एनर्जी को ले भी रही होगी। रेडिएशन एनर्जी की बात हो रही है कि रेडिएशन एनर्जी को ले भी रही होगी और रेडिएशन एनर्जी निकाल भी रही होगी, यानी रेडिएट भी कर रही होगी। इन्होंने ये बता दिया। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, फिर उन्होंने बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है कि जितनी एनर्जी वो अपनी बॉडी से रेडिएट कर रही होगी पर सेकेंड, उतनी ही एनर्जी अपने अंदर वो ऑब्जॉर्व कर रही होगी पर सेकेंड, जिसकी वजह से जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी ले ली और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। टेम्परेचर डिफाइन करता है उसकी इंटरनल एनर्जी को। इसी वजह से जब जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी दे दी तो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है। यही वजह होती है कि रूम टेम्परेचर पे हर बॉडी का, हर थिंग्स का जो तुम्हारे रूम में होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। तो ये बात उन्होंने बोल दी। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है सर, ये क्या है? मतलब इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने ये बोला कि अब ये भी बोल दिया गया कि जब पूर्वेश ने ये भी बोला कि यार बॉडी जो है रेडिएट कर रही है, तो उन्होंने ये बोला कि जो जितना जल्दी ऑब्जर्व कर रही होगी एनर्जी को, जितना जल्दी वो ले रही होगी, यानी कि गुड ऑब्जर्वर ही गुड रेडिएटर होते हैं। मतलब जो जितनी जल्दी से एनर्जी ले रही होगी वो इतनी एनर्जी से जल्दी से एनर्जी को रेडिएट टैग भी कर देगी, उसको निकाल भी दे रही होगी। तो गुड ऑब्जर्वर जो होते हैं वो गुड रेडिएटर भी होते हैं। तो इसी पे उन्होंने क्या किया, क्वांट दे दिया, एक बेसिक से फार्मूले से इसको समझा दिया, क्वांटिटेटिवली इन्होंने समझा दिया और कुछ नहीं बोला। इन्होंने सिर्फ क्वांटिटेटिवली उसको समझा दिया उसी फार्मूले को। तो इसको हमें बोला गया किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। तो इनको पढ़ने से पहले हम जो है कुछ टर्म को पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला क्या है, किस चीज़ को इन्होंने समझाया है कि जो गुड ऑब्जर्वर होते हैं वो ही क्या होते हैं, आगे चल के गुड रेडिएटर होते हैं।
इंग्लिश का थोड़ा जो है ध्यान दीजिए। ये ऑब्जर्वर, ये एनर्जी को ले रहा है। तो गुड ऑब्जर्वर ही गुड रेडिएटर होते हैं। और जो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो भी हमने कल समझाया था। तो ब्लैक बॉडी जो है 100% ऑब्जर्व कर लेती है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है 100%। यानी कि इसका A बराबर 1 होता है। ए क्या है अभी थोड़ी देर में समझाएगा, कल हमने समझाया था। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटिव पावर, यानी कि जितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई है सब का सब ऑब्जर्व कर ली। तो इसका ए बराबर 1 होता है। एंड 100% ये क्या होता है, रेडिएटर होता है। इसका मतलब E1 होता है। ये ब्लैक बॉडी के लिए 2 क्वांटिटी आपको याद होने की। जब ब्लैक बॉडी बोली जाएगी तो आपको ये 2 क्वांटिटी लेना है। ये हम समझा चुके हैं और आज इसको हम समझाएंगे इमिसिविटी ऑफ बॉडी में। तो अभी ये वैल्यू आप कर लीजिए। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, आइडियल होती है कि जितना एनर्जी पड़ा सबको इसने अपने अंदर ले लिया और जितनी एनर्जी उतना ही इन्होंने रेडिएट कर दिया। तो ब्लैक होल हमने समझाया, ब्लैक होल इस डिफिनीशन से ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है वो सारी की सारी तो ले लेता है लेकिन देता कुछ नहीं है ना भाई। ब्लैक होल से आज तक कुछ निकला ही नहीं है। ब्लैक बॉडी में जो गया वो चला ही गया हमेशा के लिए, वो कभी वापस नहीं आया। तो ये तो इन्होंने 100% किया लेकिन ये तो 0% हो गया, ये तो पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन इसमें डिबेट का वो है, तो लोग उसको भी ब्लैक बॉडी ले लेते हैं। उसके बाद सन, हाँ सन को आइडियल मान सकते हो कि सन जो है जितनी एनर्जी उस पर पड़ती है सबको ऑब्जर्व कर लेती है और 100% का वो रेडिएशन कर देती है। मतलब सन को एक आइडियल ब्लैक बॉडी मान सकते हो। और हाँ, किसी महान व्यक्ति या महान स्टूडेंट को अगर ये लग रहा होगा ब्लैक बॉडी जो हमेशा काली होती है, तो भैया आप बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, हैं इतने भ्रम में हो कि आपका एडवांस निकल जाएगा, उससे भी ज़्यादा भ्रम में हो, हैं। तो ब्लैक बॉडी ब्लैक हो ये ज़रूरी नहीं है, वो चमकीली भी हो सकती है। और ब्लैक बॉडी ही हो ये भी सच नहीं है। जो है हमने तुमको बताया था कि वो जो हमने बॉक्स बनाया था उसका जो छेद था, जो होल था, उसको भी ब्लैक बॉडी बोला गया है। ब्लैक बॉडी वो पार्ट होता है, वो हिस्सा हो सकता है, वो चीज़ हो सकती है जहाँ पे वो 100% का ऑब्जर्व कर ले और 100% का रेडिएट कर ले। तो वो बॉडी भी हो सकती है और कुछ ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि जो ये कंडीशन को मेट करे। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन में हम 2 चीज़ पहले डिफिनीशन पढ़ लेंगे फिर से आज, उसके बाद हम इसमें चलते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पहला, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी। तो ये क्या होता है इमिसिव पावर? इमिसिव पावर मान लो हमने तुमको कल समझाया था, इमिसिव पावर फिर से कर देते। मान लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर S है। तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर की वजह से ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो क्या कहता है, इसको E से डिनोट करते हैं। E बराबर कहता है E जो बॉडी का इमिसिव पावर होता है, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि इसकी एनर्जी कहता है कि रेडिएट एनर्जी, ये क्या है, रेडिएशन एनर्जी अपॉन एरिया। अब देख लो, मान लो ये बॉडी है, मान लो इस तरह का कोई बॉडी हो जिसका एरिया A दिया हो और ये एनर्जी को रेडिएट कर रही हो और इसका सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा हो इनटू टाइम।
ये होता है इमिसिव पावर। रेडिएशन एनर्जी पर एरिया पर सॉलिड एंगल पर टाइम जो होता है वो इमिसिव पावर होता है। इमिसिव पावर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एरिया होता है वो एक्सपोज्ड एरिया होता है, उसी एरिया का सॉलिड एंगल कितना होगा वो होता है और टी टाइम होता है। तो इमिसिव पावर क्या होता है कि टोटल रेडिएशन एनर्जी पर एक्सपोज्ड एरिया पर सॉलिड एंगल पर टाइम जो होता है वो इमिसिव पावर होता है। हैं तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किसी एक एरिया से टोटल रेडिएशन एंगल निकल जाता है टी टाइम पे, वही उसकी इमिसिव पावर होती है। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये मान लो ये एरिया है, ये ब्लॉक है, इसका ये एरिया दिया हुआ है, ये सॉलिड एंगल इस बना रहा है और ये रेडिएशन एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम, वही उसका पावर आ जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं। अब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? तो अब्जॉर्प्टिव पावर एक फ्रैक्शन को शो करता है। अब्जॉर्प्टिव पावर एक फ्रैक्शन ए को शो कर रहा होता है। वो फ्रैक्शन क्या होता है कि अब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन होता है कि अगर कोई इंसिडेंट एनर्जी हो, यानी कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी का एक फ्रैक्शन पार्ट जो ऑब्जर्व हो जाता है और इन दोनों का रेशियो जो होता है वही उसकी अब्जॉर्प्टिव पावर होती है। तो सिंपल सा है कि मान लो टोटल इंसिडेंट एनर्जी अपान ये टोटल इंसिडेंट एनर्जी नीचे आएगा, ऑब्जर्व्ड एनर्जी अपान इंसिडेंट एनर्जी। तो ये हो जाता है QR अपान QI। तो इसको A से शो करते हैं। तो ए क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस ऑन इंसिडेंट ऑफ टोटल एनर्जी QI, कि टोटल एनर्जी का एक फ्रैक्शन पार्ट जो ऑब्जॉर्ब हो जाता है वही उसकी पावर शो करती है। क्या ऑब्जॉर्प्टिव पावर शो करती है। ओके हाँ, तो ऑब्जर्प्टिव पावर जो है हमको समझ में आई कि ऑब्जर्व्ड एनर्जी अपान इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू A होता है। तो आगे चलते हैं। अब किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है उसको समझते हैं, उसके बाद उसको प्रूव कर लेंगे। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर। क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर यानी कि वो कितनी एनर्जी अपनी बॉडी से इमिट कर रही है अपान वो कितनी ऑब्जर्व कर रही है, इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज एट गिवन टेम्परेचर। क्या कह रहा है? पहली चीज कि इमिसिव पावर यानी कि कितनी एनर्जी वो अपने अंदर से निकाल रहा है अपान कितनी एनर्जी वो अपने अंदर ले रहा है, इज सेम फॉर ऑल बॉडीज एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो उनका जो कितनी एनर्जी वो निकाल रहे हैं अपान वो कितनी एनर्जी ले रहे हैं, इसका कांस्टेंट रहेगा रेशियो। ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा एंड उसके बाद भी और इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी
at that temperature है। क्या क्या मतलब है इसका? कह रहा है द रेशियो ऑफ इम्यूसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर is the same for all the bodies at given temperature and equal to the emissive power of black body at that temperature। क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे है या दो बॉडियां टी टेम्परेचर पे है तो हर बॉडी का जो रेशियो होगा, कौन सा रेशियो, कितनी एनर्जी निकाल रही है प्लस कितनी एनर्जी वो ले रही है, कि जितनी एनर्जी निकाल रही है अपान जितनी एनर्जी ले रही है, वो दूसरी बॉडी की कि कितनी एनर्जी वो निकाल रही है, कितनी एनर्जी ले रही है, कि ऑलवेज सेम होगा, उन दोनों का सेम होगा और वो इक्वल होंगे किसके, किसी एक ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी के इम्यूसिव पावर के। तो इसका मतलब हो गया कि इम्यूसिव पावर को हम ई शो किए थे किसी बॉडी वन का या किसी एक ही बॉडी का ले लेते हैं, इम्यूसिव पावर ई से शो करते हैं, अपान अब्जॉर्प्टिव पावर ए इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये कह रहा है किरचॉफ लॉ। क्या कह रहा है फिर से देख लेते हैं कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर द ऑल बॉडीज एट दैट गिवन टेम्परेचर, कि सभी बॉडी का जो उस टेम्परेचर पे है इक्वल होगा, मतलब रेशियो, और वो फिर इक्वल होगा किसका, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के, और उसी टेम्परेचर पे, नहीं कि दूसरे टेम्परेचर पे। तो ये इनका टेम्परेचर दोनों पे क्या होगा, टेम्परेचर इज सेम फॉर ब्लैक बॉडी और बॉडी। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको प्रूव करके दिखाते हैं। हो गया, तो आगे चल दें। तो मिटकाते हैं और इसको प्रूव करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जो है हो रहा है। तो हम एक रूम ले लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक रूम है। क्या है, रूम है। ये रूम है, उसमें एक बॉडी है, नॉर्मल बॉडी, और एक है ब्लैक बॉडी। ये क्या है, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी, और ये क्या है, ब्लैक बॉडी। इसका TS है जो कि रूम टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर पे है, और इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी कि ये दोनों किस पे हैं, रूम टेम्परेचर, और इनका अपना अपना टेम्परेचर है, यानी कि इन दोनों का ये सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सेम है और इनके दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मतलब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग कर लेते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है और इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, T0 सेम फॉर बोथ। यानी कि इस समय जो है ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T0 है और बॉडी, नॉर्मल बॉडी का भी टेम्परेचर T0 है, और इनके डायमेंशंस भी सेम है। क्या, डायमेंशन सेम है, कि जितना जो भी इसका डायमेंशन हो, वॉल्यूम हो या फिर जो भी हो, डायमेंशन हम समझ ही रहे हैं कि किस तरह का आकार है बॉडी का, वो दोनों सेम है। इनका मतलब जिस तरह ये बॉडी है उसी तरह का ये बॉडी है, जितना बड़ा गोला ये है उतना बड़ा गोला ये है, तो इनका डायमेंशंस भी सेम है, इनका इंटरनल टेम्परेचर भी सेम है। तो किरचॉफ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट लेने को बोला है कि एक गिवन टेम्परेचर पे, वो भी ब्लैक बॉडी के लिए भी और नॉर्मल बॉडी के लिए भी। और एक चीज और, कि
कि ये दोनों बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है, बोथ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, यानी कि इन्होंने सराउंडिंग अपने चारों तरफ के साथ इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लिया, यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है सराउंडिंग के आसपास। जो भी इनका टेम्परेचर T0 होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे जो भी आ गया है वो सेम है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं उतनी एनर्जी अब ये रेडिएट कर रहे हैं। इसी का मतलब ये होता है कि बोथ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। तो अब देखो पहली चीज, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी क्या होगा, QI, और ये क्या है, दोनों के लिए सेम है, सेम फॉर बोथ। सपोज करो कि अब इन पे जो टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो QI है और बोथ सेम है। तो ये क्या करेंगे, ब्लैक बॉडी रिलीज्ड एनर्जी, नहीं ऑब्जर्व करें, या फिर आप लिखें, क्या लिखें, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी, वो क्या है, QI है। क्यों QI होगा इसका, कि भाई ब्लैक बॉडी की तो डिफिनीशन से ही होती है कि जितनी एनर्जी पड़ेगी उतना तो ऑब्जर्व कर लेगी, जो कि यहां से हमें पता चल रहा है। और दूसरा एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय नॉर्मल बॉडी, वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। तो फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्जर्वेटिव पावर A, इतना ही एनर्जी जो है ये ऑब्जर्व करेगी। उसी तरह एनर्जी रिलीज्ड बाय ब्लैक बॉडी, वो क्या होगा, QI ही होगा, कि जितना एनर्जी वो लेगी उतना ही रेडिएट कर देगी, तभी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और ये एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉर्मल बॉडी, वो क्या होगा, AQI। तो ये अभी को समझ में आया होगा, और नोट कर ले कि जितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगी ब्लैक बॉडी QI होगा, और एनर्जी ऑब्जर्व बाय नॉर्मल बॉडी AQI होगा। उसी तरह रिलीज बाय ब्लैक बॉडी तो पूरा का पूरा कर देगा, और रिलीज बाय नॉर्मल बॉडी AQI होगा। इसको बाकायदा नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो इम्यूनिटी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी वो क्या होगा, QI/A, क्योंकि हमने T बराबर 1 ले लिया है। तो टोटल एनर्जी जो ये रेडिएट करेगी पर एरिया, और नॉर्मल बॉडी का क्या आ जाएगा, नॉर्मल बॉडी बराबर E बराबर वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ A, यानी कि जो ऑब्जर्वेटिव पावर A होता है वही इंसिडेंट पावर का ऑब्जर्व। अब क्या होता है कि A बराबर हमने देखा है कि AR/AI होता है, तो AR या O, ये O होता है ऑब्जर्व, AQI होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गया कि कितनी एनर्जी को ये क्या किया, ऑब्जर्व किया। ये तो पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया अपॉन एरिया। अब इसको E/V कर दें, क्या, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हमको, E/EV इक्वल टू
इसने इसको मारा, यानी कि आप कह सकते हो कि ए क्यू वाई अपान ए और इनटू क्यू वाई, और ए ऊपर चला, ए ने ए को मारा, क्यू वाई ने क्यू वाई को मारा, तो बचा ए। तो इससे क्या आ गया, ई अपान ए बराबर ई बी। यही तो किरचॉफ लॉ था। तो किरचॉफ लॉ साबित हुआ। यहाँ पे हमने अभी डेरिवेट करके दिखाया कि इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपान ऑब्जर्वेटिव पावर इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो अगर मान लो बहुत सारे हों तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। तो उसके लिए क्या आता है कि मान लो बॉडी E1 का E1 है, बॉडी 2 का ये है, बॉडी 3 का ये 3 है, ऐसे सो ऑन इक्वल टू, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए और ये गिवन टेम्परेचर पे हुए, यानी एक ही टेम्परेचर हुए। ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर एट गिवन टाइम पे, यही किरचॉफ लॉ होता है। T बराबर कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज, यानी एंड सेम, कांस्टेंट भी होगा और क्या होगा, SAME सेम भी होगा। ये तभी लगेगा, अगर किसी इसका टेम्परेचर अलग होगा इसका अलग होगा तो ये नहीं लगा सकते हो। सभी का टेम्परेचर एक होना चाहिए और वही एक ही टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी द्वारा जो ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर होगा वो किसके बराबर, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी एंड दैट ऑब्जर्वेटिव पावर। तो ये ऑलवेज कांस्ट होगा और ये ही जो है हमारा किरचॉफ लॉ हुआ है। तो इससे क्या बात पता चली, इससे एक बात पता चली कि अब देखो ये क्या है, ये इमिसिव है, ये रेडिएट कर रही है एनर्जी, और ये क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है और ये रेडिएट कर रही है। तो इससे ये पता चला ये कांस्टेंट है और किसके बराबर है, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर जो कि 100% होता है। तो हम कह सकते हैं इससे भी कि गुड ऑब्जर्वर, जो गुड ऑब्जर्वर होते हैं, जो एनर्जी को अच्छे से लेते हैं, वही क्या होते हैं, गुड रेडिएटर होते हैं। देखो कि जितना एनर्जी ये रेडिएट करेगा उतना ही इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी ये रेशियो सेम होगा, नहीं तो ये रेशियो बदल जाएगा। ये कॉमन सा सेंस है। क्या कह रहा है कि जितनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा, यानी अगर ये गुड रेडिएटर होगा तो इसको गुड ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे और 100 के बराबर रहे, यानी 1 के बराबर रहे। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और हम चलते हैं इमिसिविटी पे। इमिसिविटी ऑफ बॉडी, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, नॉर्मल बॉडी, और हमारे पास एक क्या है, ब्लैक बॉडी। इसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से बड़ा है, इसका भी टेम्परेचर जो है सराउंडिंग से बड़ा है। इसका इमिसिव पावर जो होगा E से शो कर रहा है और इसका इमिसिव पावर EV से शो कर रहा है। क्या है कि हमने एक ब्लैक बॉडी लिया जिसका टेम्परेचर T था लेकिन सराउंडिंग से वो बड़ा था और उसका इमिसिव पावर E स्मॉल b ले लिया, और दूसरा हमने एक नॉर्मल बॉडी लिया जिसका टेम्परेचर T था, सराउंडिंग से ज़्यादा था लेकिन इमिसिव पावर इसका E था। तो इमिसिविटी क्या होता है, E से डिनोट करते हैं, और वो क्या आता है, इमिसिव पावर
इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T। क्या कह रहा है कि इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। क्या कहता है? इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T। तो इसी को इमिसिविटी कहते हैं। इमिसिविटी का मतलब होता है कि रेशियो इमिसिविटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ ए बॉडी एट ए टेम्परेचर T अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। तो यही इमिसिविटी होता है जिसको हम E से शो करते हैं। तो वो अब ये क्या हो जाएगा? E बराबर, यहाँ पे देखिए, E बराबर E बाई EB। तो EB बराबर क्या हो जाएगा? E अपान, नहीं E इसको यही रहने दो, ये होगा। और हमने वहां से A बराबर निकाला क्या है? EB बाई E बाई B। जाके पीछे देख लेना क्या होता है। हमने क्या बोला था? किरचॉफ ने यही बोला था ना, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन ऑब्जर्वेटिव पावर इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यही तो बोला था। तो ये ला दोगे तो E अपॉन EB। तो यहाँ पे तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा? E बराबर A। हाँ, E बराबर A होता है। इमिसिविटी बराबर ऑब्जर्वेटिव पावर के होता है। लेकिन इसका मतलब जो आप समझ रहे हो कि दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है। इमिसिविटी जो है किसी मटेरियल का डिफाइंड होता है, प्रॉपर्टी होती है। ई जो होता है, ई मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, की प्रॉपर्टीज होती है। और ए क्या होता है? उसके सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि ये जो है उसके अंदर से निकलने वाली, उसके टेम्परेचर पे वो कितनी एनर्जी को निकालेगा, जबकि ये क्या होता है कि उस टेम्परेचर पे वो कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। दोनों अलग चीज़ है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि किस टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी निकालेगा, और ये क्या होता है कि कितना सराउंडिंग से एनर्जी उस पर आ रही है, वो कितना वो अब्जॉर्ब करेगा। तो ई बराबर ए होता है। ये ऑलवेज ट्रू है। तो इसको मिटाते हैं, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम आपको एक क्वेश्चन करा दिए थे। क्या था क्वेश्चन? कि एक बॉडी है, शाइनी बॉडी है, एक क्या है, शाइनी बॉडी है, और एक रफ बॉडी है, और ब्लैक भी है या फिर डल है, और ये लाइट है, LIGHT, लाइट है। तो इस पे रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगी? ब्राइटर होगी। ये ज्यादा चमकेगी और ये डल रहेगी। लेकिन जब हायर टेम्परेचर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? डल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना इमिसिविटी, हायर टेम्परेचर पे ये ज्यादा रेडिएट करेगी, इसलिए ब्राइटर होगी, ज्यादा एनर्जी को निकालेगी। और क्या होगा कि जब रूम टेम्परेचर पे रहेगी तो इसका रफ सरफेस हो जाने की वजह से और डल नेचर हो जाने की वजह से ये ज्यादा ऑब्जर्व करेगी। लेकिन ये क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगी और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन हायर टेम्परेचर पे ये कम एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर पाएगी और ये ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगी, जिससे ये चमकीली दिखेगी और ये डल दिखेगी। ये क्वेश्चन हम तुमको करा चुके थे। तो आगे चलते हैं स्टीफन लॉ पे।
स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ क्या है? तो सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है जो T टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है। तो क्या होता है कि एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड है, मान लो सपोज करो इसका एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड, वो क्या है? dQr/dt। तो एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड इसका किस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो dQr/dt जो है वो एरिया, अब ये कौन सा एरिया है? एक्सपोज्ड एरिया, यानी एक्सपोज्ड एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज, रेडिएट करेगा तो वो इस इमिसिविटी, यानी इस बॉडी के इमिसिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी चीज, ये बॉडी का जो टेम्परेचर T है उसके पावर 4 के भी जो है क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात समझ में आई कि यहां ये कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा पर सेकेंड, इसके एक्सपोज्ड एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, इसके इमिसिविटी के प्रोपोर्शनल होगा और इसके टेम्परेचर के पावर 4 के जो है प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाएंगे तो dQr/dt बराबर, तो एक स्टीफन कांस्टेंट लगाएंगे, उसके बाद E होगा, A होगा, T पे 4 होगा। ये क्या आया? पहला इक्वेशन आया किसके लिए? एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड। तो इस इंटरनल टेम्परेचर की वजह से ही तो ये रेडिएट कर पा रहा है, हम तुमको पहले ही बताए थे। तो वही पिछले डॉट्स को कनेक्ट करके इसको सीखते हैं। तो आगे चलते हैं कि अभी नोट कर लीजिए इक्वेशन 1 को। तो एनर्जी रेडिएट था, अब एनर्जी ऑब्जॉर्व पर सेकेंड, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड dQo/dt है। तो ये भी सेम उसी पैरामीटर पे A कर लो, ऑब्जॉर्व A, वो भी एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो है अब्जॉर्बिव पावर A के प्रोपोर्शनल होगा, वहां E के, क्योंकि वो इमिसिव था तो इस इमिसिविटी के प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे अब्जॉर्ब है तो अब्जॉर्बिव पावर के प्रोपोर्शनल होगा, प्लस यानी कि और वो प्रोपोर्शनल होगा सराउंडिंग टेम्परेचर के पावर 4। जो जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उसी से तो एनर्जी आएगी, तो उसके पावर 4 होगा। तो इसको अब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक स्टीफन कांस्टेंट लगाते हैं, कैपिटल A Ts पे 4। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। देख लो, किसी को कोई डाउट ना हो, डाउट हो तो पीछे बैक करके देख ले। ये ऑब्जर्वेटिव पावर होती है, क्योंकि ऑब्जर्व कर रही है, एनर्जी ले रही है, तो ऑब्जर्वेटिव पावर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वहाँ पे एमिट कर रही तो इमिसिविटी के प्रोपोर्शनल थी। तो एनर्जी रेडिएट की और एनर्जी ऑब्जर्व की, तो नेट लॉस क्या हुआ उसको देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेट लॉस, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था बॉडी का सराउंडिंग से, तो नेट लॉस तो होगा ही। तो नेट लॉस क्या हो जाएगा? तो D, मान लो dQ/dt, यही एनर्जी लॉस हो गई। तो ये किसके बराबर होगी? dQr/dt माइनस
dqa/dt। अब ये बराबर स्टीफन कांस्टेंट दोनों में सेम था, इसको बाहर कर लेते हैं। अब देखो हम अब ये यूज करते हैं E बराबर A, तो चाहे A हो चाहे E हो, दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो E को भी कॉमन कर लेते हैं क्योंकि E की वैल्यू दी रहती है नॉर्मली। उसके बाद एरिया भी सभी का बराबर है क्योंकि दोनों का एक्सपोज्ड एरिया है, तो चीज़ क्या आई T पे 4 माइनस TS पे 4। तो आप कह सकते हो dQ/dt, यानी कि नेट लॉस यही हीट एनर्जी होगी जो कि लॉस हो जाएगी, वो T बॉडी का माइनस T सराउंडिंग का, यही आता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको 4-5 स्टार करके नोट कर लीजिए, फार्मूला याद होना चाहिए। और ये वैल्यू क्या है, इसी को कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 5, 6, 7 गुणे पावर 8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन पे 4। इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पे 4। देख रहे हो कुत्ते क्या कर रहे हैं? तुम लोग भी ऐसे ही करते हो लड़कियों के लिए, जब हो जाता है बवाल, मैटर हो जाता है तो ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हो बेवकूफ़ों की तरह। तो स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है 5, 6, 7 गुणे 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पे 4। क्योंकि इसका तो बेटा कोई होता नहीं है, ये क्या है वाट है, ये वाट है, इसका कुछ होता नहीं है, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका केल्विन स्क्वायर है, तो इनको केल्विन में ही रखना है। केल्विन में के में ही रखना, डिग्री उग्री में मत रखना, उसको बदल देना, ये केल्विन में ही आता है। तो आई थिंक हमने इसमें सब कुछ बता दिया है, तो नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। तो यही होता है रेट ऑफ हीट लॉस। क्या होता है रेट ऑफ हीट लॉस। और इसी फार्मूले का न्यूटन्स ने यूज किया है न्यूटन कूलिंग में, जो कि हमारे अगले चैप्टर में आएगा। तो यहाँ पे ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं और इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं 4-5 अच्छे वाले, और इस लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आ जाओ मेरे लाल, क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक तो थ्योरी चल रही थी, सर थ्योरी पढ़ा के अपने जो है बोर कर दिया, समझ में हमको कुछ नहीं आया। तो देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में कितना समझ में आएगा। हमारे पास एक सन है, सभी के पास एक सन होता है, और उसका रेडियस हमको R1 दिया हुआ है? और इस पर टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 2000 केल्विन। तो इमिसिविटी क्या है इसकी 1 है, मान लेते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी है, और एक दूर दराज एक दूसरा क्या है स्टार है, स्टार लॉर्ड वाला स्टार है, और इसका रेडियस जो है R1/2 है, मतलब हमारे सन से आधा है। इसका रेडियस जो है हमारे सन से हाफ है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 1600 केल्विन है, और एमिसिविटी इसकी 1 है। तो क्या बताना है हमको बताना है रेशियो ऑफ हीट लॉस। रेशियो ऑफ हीट लॉस, तो इसके लिए लिख लेते हैं dQ/dt, और ये dQ/dt बराबर स्टीफन कांस्टेंट E की वैल्यू 1 है। एरिया क्या है, इसका एरिया क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर सराउंडिंग का 0 मान लो ना भाई, तो 2000 केल्विन का
4 टाइम्स। का बवाल हो गया जी, ये का बवाल हो गया जी। यही बवाल हो गया जी। उसके बाद ई 4 पाई R1/2 का होल स्क्वायर 1500 पे 4। स्टीफन ने स्टीफन को मारा, ई ने ई को मारा, 4 ने 4 को मारा, पाई ने पाई को मारा। अब 2 ने 2 को ना मार दीजिएगा भाई, R ने R को मारा। तो इसको हम मिटा देते हैं तो आता क्या है, क्या आएगा सर? आप तो सब कुछ मार दे रहे हैं फटाफटा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है, ये किसका था? सन का था। सन अपॉन dt dq स्टार अपॉन dt। तो ये क्या होएगा? 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। इन दो ने इन दोनों को मार दिया, तो बचा क्या? 20 पे 4 अपॉन ये 16 था भाई, ये 16 पे 4। तो अंदर इसको थोड़ा फर्दर और कर लेते हैं। 5 गुणे 4 पे 4, 4 गुणे 4 पे 4। इस 4 ने इस 4 को मारा, तो वो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5 पे 4, तो एक 4 ने एक 4 को मार दिया, अपान 4 पे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो आएगा वही रेशियो आएगा, हैं? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बवाल है। कुछ भी नहीं है इसमें, फार्मूला लगाओ और आंसर लाओ, इससे हलवा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब क्या है, हमारे पास एक दूसरा m मास का s स्पेसिफिक हीट का और t टेम्परेचर का एक बॉडी है। क्या है? एक बॉडी है और जिसके सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है। तो इसमें आपको बताना क्या है, रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर में क्या रेट चेंज आएगा और उसका साइन क्या आएगा। तो अगर हम ले ले T इक्वल टू 0 की ये कंडीशन, तो T इक्वल टू T पे क्या होगा कि ये, अब देख लो, T की वैल्यू ग्रेटर देन Ts से ले लो। तो जैसे जैसे T टाइम बढ़ेगा, यानी डेल्टा T होगा, टेम्परेचर T से है माइनस T प्लस डेल्टा T होगा, यानी कि ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? अब जब आप T फाइनल माइनस T इनिशियल करोगे तो फाइनल वाली वैल्यू क्या होगी? कम आएगी, ये वैल्यू लेस आएगी और ये वैल्यू मोर रहेगी। इनिशियली टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये क्या ऑटोमेटिकली निगेटिव दे देगा, है? तो इसके द्वारा अब ये रेडिएशन एनर्जी निकल गई, तो इसकी एनर्जी, हीट एनर्जी कितना निकली? -ms डेल्टा T। ये बात समझ में आई? कितने गधों को नहीं समझ में आई है? हमने अब तुमको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि m मास होता है, s स्पेसिफिक हीट होती है उस मास की, उस बॉडी की, और ये dt क्या है? छोटा सा टेम्परेचर। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा? हाँ, ये किसके बराबर? और ये हीट हो गई। अब ये हीट का रेट क्या है? dt, यानी इतनी हीट निकलेगी छोटे से टाइम में। अब वो किसके बराबर होगी? स्टीफन कांस्टेंट ए T पे 4 माइनस Ts पे 4। इसको इधर लाओ तो क्या आ जाएगा? -dt अपॉन
स्मॉल डी टी ई ए एम एस टी पे 4 माइनस टी एस पे 4, ये आ गया। माइनस कैसे आया, क्यों आया सर? भैया सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इस बॉडी, ये बॉडी हॉट बॉडी है, तो एनर्जी निकाल के, सारी की सारी एनर्जी निकाल के ये इस रूम के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। उस टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी निकालेगी उतनी एनर्जी ये ले लेगी, तभी तो ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में पहुंचेगी। इस वजह से ये नेगेटिव आता है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो शीशे के पास जाइए, शीशे में देखिए और पूछिए मैं ऐसा क्यों हूँ। तो हो सकता है बोलने वाला शीशा हो तो आपको जवाब दे, कुछ तो देगा ही। तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है हम कर लेते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या है देख लो, क्या है, एक बॉडी है जिसका रेडियस r1 है, m1 s1 है, यानी कि उन बॉडी का जो है m भी सेम ले लो, s भी सेम ले लो। सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है और इसका टेम्परेचर T है। और इसका रो ले लो, मास नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी दे दी गई है, ये इसका डेंसिटी दे दिया है और सेम इसी तरह का मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन इस बार रेडियस इसका r2 है, डेंसिटी ओमेगा है, स्पेसिफिक हीट सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही है, लेकिन एक कंडीशन है r1 इज ग्रेटर देन r2। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका जो है इधर हम लिख देते हैं A B C D। क्या है ऑप्शन है A1 ग्रेटर देन A2, 2 ग्रेटर देन 1, 1 और 2 इक्वल है, ये C में जाएगा, और D बराबर वी डोंट नो, वी डोंट नो। कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ फॉल हो सकते हैं। तो वी डोंट नो सर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या मुझे क्या जानने से इसे फ़र्क पड़ा है, मतलब मुझे क्यों जानना है? तो भैया वो तुम खोजोगे, तुम क्यों जानना है, लेकिन जिनको जानना है उनके लिए आ जाओ। तो क्या होता है कि रेट आप, पहला क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ हीट लॉस। तो इसका मतलब कंपेयर बताना है कि किसमें ज़्यादा है। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, dQ1 अपान dt अपान dQ1 अपान dt2। तो बराबर क्या हो जाएगा, सभी के लिए ये बराबर है और E बराबर है, एरिया क्या आता है 4 पाई r1 का स्क्वायर, सराउंडिंग टेम्परेचर T पे 4 Ts पे 4। तो पहले एक का निकाल लेते हैं और अपान रो V1 S है। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, इसको यस कर ले, A1 इंटू R1। तो यहाँ हम यहाँ पे V ही रखने देंगे, तो क्योंकि वॉल्यूम का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे यार, ये तो फार्मूला नहीं है, हम रेट ऑफ हीट लॉस पढ़ रहे हैं। तो dQ अपान dt होता है। तो एरिया पे, तो अगर हम इसको रेशियो लेंगे तो मान लो इसे रेशियो ले लो, ये 1 है, ये 2 है, तो रेशियो ले लोगे तो ये मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, R2 का स्क्वायर T पे 4 Ts पे
4, ये भी मर जाएगा। R1 बड़ा है तो क्या होगा, यानी कि ये ऑप्शन है, R1 बड़ा है तो ये ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, यानी कि हमारा ये बॉडी जो होगा वो ज़्यादा हीट को लॉस करेगा, क्योंकि R1 बड़ा है ना भाई R2 से, यहीं पे लिखा हुआ है। तो R1 स्क्वायर और बड़ा होगा R2 से, इसलिए आप कह सकते हो dQ/dt बड़ा होगा dQ2/dt से, तो जो कि पहले ऑप्शन में मैच कर रहा है। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हर चीज़ देखा, हमने देखा कि अब क्या कहता है, अब कहता है कि कमेंट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पे, यानी dt-dt पे। तो हम जानते हैं इसका स्टीफन कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, इसका E का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, हैं। इसके जो रूम का टेम्परेचर का डिफरेंस है और इसका सराउंडिंग का दोनों के लिए सेम होगा। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, A/ρV, तभी मास के, क्योंकि आता है हमारे पास फार्मूला, लिख लें यार तुम लोग गधेड़े को, E/T पे 4/m होता है। m की जगह पे क्या लिख सकते हो, V, वैल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू रो कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो ये तो ये सभी के लिए सेम है, ये सभी के लिए सेम है, ये सभी के लिए सेम है, प्रॉब्लम, और ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो ये सेम है, हटा दिया, 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 तो आया क्या, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू R हो जाएगा, तो ये भी मर गया, तो R पे डिपेंडेंट हो गया, यानी कि 1/R। तो टेम्परेचर का जो आएगा रेशियो dt/1 बराबर dt2, उल्टा रेशियो है, बराबर R2/R1। तो इस केस में ये ऑप्शन हो जाएगा। आया, अरे भाई जब करोगे ये R1 करोगे तो ये डिवाइड करोगे हैं, तो ये R1 तो नीचे चला जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 से 2 जा रहा है तो 2 से 1 हो जाएगा। ये सिंपल सा मैथ है यार, कर लो तुम भी यार, क्या बात करते हो। तो इस केस में 2, यानी ये बॉडी तेजी से एनर्जी का लॉस टेम्परेचर का लॉस करेगा, लेकिन एनर्जी का लॉस ये बॉडी तेजी से करेगा। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरी तरह की बात क्या पूछ सकता है सर, मान लो दो सिमेट्रिकल, एकदम एक जैसे, जिनका रो भी एक है, यस भी है, टेम्परेचर T भी है, स्टीफन कांस्टेंट और E भी सेम है, लेकिन दूसरा वाला मास बॉडी क्या है, वो थोड़ा सा मोटा है, हैं? इनकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी नहीं, इसका मास जो है अलग अलग है। इसका मास मतलब ऐसे दिया हुआ है, ये खोखला दिया हुआ है, मास इसका m है, m मास है, m1 मास है, और इसका m2 मास है। लेकिन ये थोड़ा सा, ये पतला सा बॉल था, लेकिन ये थोड़ा मोटा है, लेकिन इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r ही है, इसका टेम्परेचर T है, E इसके लिए सेम है, ये सेम है, और इसका एरिया भी सेम है। तो पहले हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा। तो देखो रेट ऑफ हीट लॉस जो है, हमारे पास फार्मूला है dQ/dt बराबर EA/T/4 माइनस TS/4। तो देखो भाई वो मास पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, मास पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है ये, हाँ, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है सर, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों का हीट लॉस सेम होगा, यही कह रहा है।
और कुछ नहीं कर रहा है मेरे लाल। तो दोनों का ए ऑप्शन 1 बराबर 2। हीट लॉस क्या होगा, दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों कट जाएंगे, एरिया सेम है, ई सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो ये कट जाएगा। लेकिन टेम्परेचर, सर टेम्परेचर का क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या होगा, तो देख लेते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास, मास m s T पे 4 सराउंडिंग पे 4। ये क्वांटिटी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अरे यार मास के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको 1 ले लें और इसको 1 ले लें तो dt अपॉन dt का रेशियो dt 2/dt, तो उल्टा है ना, तो 1 है तो 2 पहले आ जाएगा बराबर 2:1। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर डाउन कम होगा इसका, किसका, जिसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो टेम्परेचर डाउन कम होगा। तो अगर मास ज़्यादा होता है तो वो टेम्परेचर का डाउन कम करता है। तो T1 का जो रेट होगा वो तेज़ी से होगा, ये जो है इसका तेज़ी से होगा, लेकिन T2 का जो चेंज होगा वो स्लो होगा, है? जो T2 होगा वो स्लो अपनी टेम्परेचर को डाउन कर रहा होगा, और T1 जो होगा यानी कि जिसका मास कम है वो तेज़ी से एनर्जी का लॉस कर रहा होगा। इसी वजह से जो पतले लोग होते हैं उनको जल्दी से ठंडी लगने लगती है, और जो मोटे लोग होते हैं उनको धीरे धीरे उनको ठंडी लगती है, क्योंकि पतले लोग का टेम्परेचर तेज़ी से डाउन होता है और जो मोटे लोग होते हैं उनका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है। तो आज के लिए इतना ही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अखंड बैक बेंचर, मैं दीपक सर। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू।